दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पे। हमारी क्लासें चल रही थी राज व्यवस्था की और उसके अंतर्गत आज जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है वो राज्य सरकार शुरू होने वाली है। यानी आज जब हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे राज्य सरकार का, जिसमें आज का टॉपिक रहने वाला है राज्यपाल। टॉपिक हमारा रहने वाला है राज्यपाल। ठीक है, इस टॉपिक के लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारी राज्य सरकार शुरू होने वाली है। सबसे पहले चर्चा करें कि राज्यपाल और ये जो राज्य सरकार है ये संविधान के भाग कहां वर्णित है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है। भाग संख्या 6, आर्टिकल 152 से लेके और आर्टिकल 237 तक किसका वर्णन है? राज्य सरकार का वर्णन है। और राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और उसके बाद में उच्च न्यायालय, इन तीनों का वर्णन किया गया है। राज्य सरकार के अंतर्गत अगर बात करें इनके वर्गीकरण की तो आर्टिकल 153 से लेके और आर्टिकल 167 तक किसका वर्णन है? राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राज्य कार्यपालिका। और उसके बाद में आर्टिकल 168 से लेके और 213 तक इसके अंतर्गत किसका वर्णन है? इसके अंतर्गत राज्य की विधायिका का वर्णन है। राज्य विधानमंडल या राज्य विधायिका। और फिर है आर्टिकल 214 से लेके और 237 तक, उसमें राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय व अन्य अधीन न्यायालय है उनका वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो बाकी आप लोग जिला न्यायालय वगैरह पढ़ते हैं उनका वर्णन किया गया है। तो ये तीन सरकार के रूप, कार्यपालिका आर्टिकल 153 से लेके 167 तक, आर्टिकल 168 से लेके 213 तक राज्य की विधायिका और आर्टिकल 214 से लेके 237 तक हाईकोर्ट का वर्णन किया गया है। यहां आर्टिकल 152 दिया गया है, तो आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है जो हमने भाग संख्या 3 और भाग संख्या 4 के अंतर्गत, आर्टिकल 12 के अंतर्गत और आर्टिकल 36 में हमने पढ़ी थी, वो सेम ही परिभाषा यहां दी गई है। बाकी कुछ और उपबंध किए गए हैं जो राज्य सरकार के बारे में बताते हैं। और आज का टॉपिक राज्यपाल। जिस प्रकार संघ की सरकार के अंतर्गत संघ का कार्यपालिका मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। भारत के संविधान का आर्टिकल 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक राज्यपाल होगा। एक बात और लिखी गई है यहां पर, वो ये लिखी गई है कि एक ही व्यक्ति को, किसको? एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक, आप लोगों ने देखा होगा एक साथ एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार दे दिया जाता है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और ये कब कहा गया राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? ये भारत के संविधान का संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के दौरान 7वां संविधान संशोधन हुआ था
और ये संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, संविधान संशोधन 1956, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आर्टिकल 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और उसमें एक बात और लिखी गई है, वो ये लिखी गई है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, जो 7वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें शामिल किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 154। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति बढ़ा था तो उसके दौरान 52 के बाद में हमने आर्टिकल 53 बढ़ा था, तो उसमें लिखा गया था कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। तो ठीक उसी प्रकार लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें होगी? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। सेम बात लिखी गई है, राज्यपाल में निहित होगी। वहां यह लिखा गया था जिसका प्रयोग, तो इसमें भी वही बात लिखी गई है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ जो उसके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनकी सहायता से करेगा, अधिकारियों की सहायता से करेगा। जिस प्रकार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है, संघ की मंत्री परिषद, उसी प्रकार राज्यपाल भी किसकी सलाह पे काम करता है? वो राज्य की मंत्री परिषद के अनुसार कार्य करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि राज्यपाल, जब हम आर्टिकल 163 पढ़ते हैं तो उसमें सविवेकीय शक्तियां दे रखी है, उसमें सविवेकीय शक्तियां राज्यपाल को दे रखी है, जिसमें कुछ राज्यों को तो उसके अंदर उपबंध किए गए हैं, जिसमें विशेष आर्टिकल है आर्टिकल 371, यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उनको सविवेकीय शक्तियां प्राप्त है। साथ ही साथ राज्यपाल को अन्य सविवेकीय शक्तियां दी गई है, जो कहां वर्णित है इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 यह कहता है कि राज्यपाल, लिखा है कि राज्यपाल सविवेकीय शक्तियों को छोड़कर या सविवेकीय कार्यों को छोड़कर मंत्री परिषद, या ऐसे लिखो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के अनुसार, मंत्री परिषद की परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। वहां हमने आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री, तो उसके दौरान हमने पढ़ा था कि जब एक बार कोई मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह दे दे, एक बार वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर दोबारा वही सलाह उसको वो वापस कर दे प्रधानमंत्री या उसका जो मंत्री परिषद है वो, तो उसको वो सलाह माननी पड़ती है। राज्यपाल के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि राज्यपाल उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होगा, तो यहां ये बात नहीं दी गई है। उसके पास में क्या शक्तियां हैं? उसके पास में सविवेकीय शक्तियां दी गई है। किसके पास में? राज्यपाल को दी गई है। अब इसको साथ में हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 154 को हमने किसके साथ में पढ़ना है? आर्टिकल 154 को हमने 163 के साथ मिलाकर पढ़ना है। वहां भी हमने जब आर्टिकल 53 पढ़ा था तो उसके साथ में 74 को साथ पढ़ा था, तो यहां भी हमने इसको साथ ही पढ़ लिया। अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल 154 के बाद में आर्टिकल, यहां दो चीजें और बता दूं मैं कि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका शक्तियां होती है।
यही मैं वर्णन कर देता हूं, बाद में दिक्कत नहीं होगी। क्या होती है कि कार्यपालिका शक्तियां होती है जिसका प्रयोग वह दो तरह से करता है। एक तो वो करता है सविवेकीय, यानी खुद के विवेक के अनुसार करता है, जिसमें कई बार क्या होता है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता, तब वो क्या करता है, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। दूसरा, जब उसको लगे कि जो संघ की सरकार है उसका नेतृत्व और उसकी सलाह या उसके कानून है उनके अनुसार राज्य की सरकार सही नहीं चल रही है, तो वहां पर संघ के एजेंट के रूप में वो सलाह देता है या ये मान लो सिफारिश करता है कि यहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, तो वो उसकी सब विवेकीय शक्तियां हैं। या आर्टिकल 200 के तहत और आर्टिकल 201 के तहत वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सलाह के लिए भेजता है, तो वो भी उसकी सब विवेकीय शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां हैं। दूसरी उसकी है कि वो संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। किसके रूप में? संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। राज्य सरकार और संघ की सरकार के बीच में जो समन्वय स्थापित होता है वो राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। एक बात तो ये याद रखनी है, संघ के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। दूसरी बात है कि वो समन्वय स्थापित करता है राज्य सरकार और संघ की सरकार में। राज्य प्लस संघ के बीच में क्या स्थापित करता है? क्या स्थापित करता है? के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। वो उनके बीच में समन्वय की कड़ी है। दूसरा यह है कि राज्यपाल संघ के प्रतिनिधि के रूप में काम तो करता है, लेकिन उसके बाद में न्यायालय ने गाइडलाइन जारी की थी, माननीय न्यायालय ने, कि आप लोग संघ के प्रतिनिधि के रूप में नहीं काम करते, बल्कि आप किसके रूप में? आप राज्य कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। राज्य के कार्यपालिका प्रमुख की भूमिका निभाएंगे आप लोग, ऐसा गाइडलाइन जारी की थी, उसको सलाह दी थी। राज्य के कार्यपालिका प्रमुख का जो आपका काम दिया गया है वो आपको सर्वोपरि है, वो ही करना चाहिए। ये हमने यहां पढ़ लिया आर्टिकल 154। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, और वो है आर्टिकल 155। वहां हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ा था। तो यहां निर्वाचन तो होता नहीं, उसकी नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल 154 ये लिखता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो उसमें हमने राज्यपाल की नियुक्ति भी पढ़ा था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये हमने कहां पढ़ा था? जब संघ के रूप में हमने कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति पढ़ा था। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन नियुक्ति करने से पहले वो क्या जारी करता है? एक वारंट जारी करता है। याद रखना, क्या जारी करता है? एक वारंट जारी करता है। और उसके बाद में जिस राज्य में उसकी नियुक्ति करनी है, जिस राज्य के अंदर राज्यपाल का पद खाली है, तो संबंधित राज्य का मुख्य सचिव क्या करता है? उस वारंट को पढ़ता है। मुख्य सचिव क्या करता है? वारंट पढ़ता है, पढ़कर सुनाता है। ठीक है, उसके बाद में उसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? राज्यपाल की। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है, कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं की गई है कि आप लोग ऐसे करके ऐसे राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। लेकिन इस संदर्भ में दो परंपराएं बनी हुई है। क्या बनी हुई है? दो परंपराएं बनी हुई है जो लंबे समय तक चली आ रही है या जिसका पालन किया जा रहा है। एक तो यह है कि वह क्या नहीं होना चाहिए? वह संबंधित राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। एक तो ये दे रखा है, संबंधित राज्य का नागरिक ना हो, ये दिया गया है, ये परंपरा है। दूसरा है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या करता है?
राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या करता है? परामर्श करता है जब उसकी नियुक्ति की जाती है। यह परंपराएं बनी हुई है, मुख्यमंत्री की परामर्श लेता है। ठीक है, ये दो परंपराएं हैं, विशेषता वर्णित नहीं है, परामर्श करता है, कहीं भी कोई गाइडलाइन नहीं है या इनको मानना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन परंपरा बन गई तो उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। बस इतना याद रखना है आपको कि दो परंपराएं हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब द्वितीय प्रशासनिक आयोग पढ़ा होगा, पहला प्रशासनिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक आयोग। यह द्वितीय प्रशासनिक आयोग था, इसने कहा था कि जो राज्यपाल की नियुक्ति किसके आधार पे होनी चाहिए? कॉलेजियम के आधार पे होनी चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था जो आप लोग देखते हो, सुप्रीम कोर्ट और उनके जज नियुक्त किए जाते हैं, तो उनमें कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पे किसकी नियुक्ति होनी चाहिए? कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पे राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। ऐसा किसने सलाह दी थी? ऐसी सलाह दी थी द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने। एक आप लोगों ने सरकारिया आयोग का नाम सुना होगा, सरकारिया आयोग। उस सरकारिया आयोग ने क्या कहा था? सरकारिया आयोग ने कहा था कि जो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की परामर्श लेता है, यह परामर्श क्या करने का कहा था? यह परामर्श अगर अनिवार्य करने के लिए कहा था कि यह परामर्श अनिवार्य होनी चाहिए, ऐसी सिफारिश की थी सरकारिया आयोग ने। लेकिन ना तो प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट को या उसकी सलाह को माना गया और ना ही सरकारिया आयोग की सलाह को माना गया। दोनों ही अब तक परंपराएं बनी हुई है, कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है कि आप लोग इस प्रकार से करेंगे। वो तो सामान्य सी बात है कि वो किसी दलगत प्रणाली से नहीं जुड़ा हो, लेकिन जब भी संघ की सरकार नहीं आती है तो राज्य के अंदर नया राज्यपाल देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 154 के बाद में उसकी नियुक्ति हो गई और नियुक्ति के बाद में हम आर्टिकल 155 पढ़ते हैं। नहीं, आर्टिकल 155 तो हो गया ना। रुको 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 गलत, ये हो गया हमारा 154 हो गया, यहां 155 करना भी आपको, दोबारा रिपीट हो गया ना आर्टिकल। यहां आपको लिखना है आर्टिकल, यहां आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, वो रिपीट हो गया था। ध्यान देना है कि 155 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल संख्या 156। आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 156 में दिया गया है कार्यकाल। क्या दे रखा है? कार्यकाल। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल ग्रहण करता है वो, किसके? राष्ट्रपति के। ये हमने पढ़ा था। यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य ग्रहण करता है। विशेषतः सामान्यतः आप लोग मान सकते हो कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि 5 वर्ष ही हो। उसको राज्यपाल को राष्ट्रपति जब उसका मन चाहे ऐसा हटा सकता है। अगर इंग्लिश में शब्दावली आप लोग याद रखें तो आप लोग याद रख लेना, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यह शब्दावली यूज की गई है राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पद के ऊपर जो राज्यपाल पद ग्रहण करता है। ये आर्टिकल 156 में इतना ही दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल संख्या 157, 57 में उसकी क्या दे रखी है? योग्यता या अर्हता दे रखी है। क्या क्या योग्यता होंगी? और राज्यपाल के संदर्भ में केवल 2 ही योग्यताएं दी गई है। कितनी योग्यताएं? 2 योग्यताएं दी गई है कि एक तो वह क्या हो?
वह भारत का नागरिक हो। मूल नागरिक की बात नहीं की गई है, वह भारत का नागरिक हो ऐसा लिखा गया है। और दूसरा लिखा गया है उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ये दो लिखे गए हैं योग्यता में, 35 वर्ष हो। एक तो 35 वर्ष की आयु और भारत का नागरिक, ये दो योग्यताएं दी गई है आर्टिकल 157 में। राज्यकाल के संदर्भ में ये दो ही योग्यताएं दी गई है, आर्टिकल नहीं, दो योग्यताएं दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 157 के बाद में आर्टिकल संख्या 158। उसमें क्या दे रखा है, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें हमने पद की शर्तें पढ़ी थी और कार्यालय की दशाएं पढ़ी थी, वो सेम इसमें दिया गया है पद की शर्तें। शर्तों के अंदर लिखा गया है कि वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, और अगर है तो जिस दिन उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उस दिन उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सदस्य न हो। और उसको जो वेतन भत्ते बगैर किराए के क्या मिलेगा, उसको बगैर किराए आवास मिलेगा, वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा और विशेष सुविधाएं मिलेंगी। आर्टिकल 361 में उसको विशेष प्रावधान और शक्तियां दी गई है, या प्रावधान नहीं बल्कि विशेषाधिकार दिए गए हैं। और उसका जो वेतन है वो कौन तय करता है, वो राष्ट्रपति तय करता है। अगर मान लो किसी एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो दोनों राज्यों के अलग अलग मापदंड के अनुसार उसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा 158 इतना ही दिया गया, शर्तें दे रखी है। और एक चीज आपको याद रखनी है, यहां लाभ के पद का वर्णन नहीं किया गया है। लाभ के पद जैसी शब्दावली उपयोग में नहीं ली गई है। किसके संदर्भ में जैसी शब्दावली काम में नहीं ली गई। यह विशेष बात याद रखनी है। जहां से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि राज्यपाल से यहां से क्वेश्चन आ चुका है और हो सकता है रिपीट हो जाए, क्योंकि राज्यपाल के संदर्भ में लाभ का पद कोई वर्णित नहीं किया गया, कि ऐसा नहीं लिखा गया है कि वो लाभ के पद पे ना हो। तो इसके लिए एक बार कथन और कारण में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि लाभ के पद जैसी शब्दावली राज्यपाल के संदर्भ में कहीं वर्णित नहीं है। दूसरा, अब अपने पढ़ते हैं आर्टिकल संख्या 159। आर्टिकल 159 में क्या दे रखी है, राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ, और शपथ कौन दिलाता है, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा उसको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। और शपथ लेता कहां क्या है, वो जो राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान व विधि के परिरक्षण हमने पढ़ा था, और सीधा सीधा सवाल भी आया था। शब्दावली क्रम से याद रखनी है, इसको बोलते हैं प्रिसर्व। उसके बाद में पढ़ा था संरक्षण, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्ट।
और उसके बाद में पढ़ा था प्रतिरक्षण, जिसको बोलते हैं डिफेंड। ये याद रखनी है। इसकी शपथ लेता है साथ ही साथ जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेता है वो। जनता के सेवा व कल्याण की शपथ लेता है, पद की शपथ लेता है वो। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। आर्टिकल 159 में विधि के और संविधान के परिरक्षण क्रम से याद करना है, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, साथ ही साथ जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेता है कौन? राज्यपाल। और सेम शपथ कौन लेता है? यही सेम शपथ राष्ट्रपति भी लेता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 ये कहता है कि कतिपय दशाओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कि राज्यपाल के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, अगर राज्यपाल पद पे नहीं है तो उस स्थिति में क्या कौन करेगा? तो संबंधित पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य के, संबंधित पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को इसके पद पे लगाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के विवेक पे नियुक्त करता है कि वो किसके लगाए। राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है, हाई कोर्ट के सुप्रीम जज को नियुक्त कर सकता है वो, और अन्य किसी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त करता है। अन्य किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? प्रशासक बना सकता है। और ये किसके विवेक पे डिपेंड है? ये राष्ट्रपति के विवेक पे डिपेंड है। और वैसे राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई काम करता नहीं है, वो संघ की मंत्री परिषद के अनुसार काम करता है। तो ये चॉइस रहती है कि जब उसका पद खाली है तो वो राष्ट्रपति या तो उस राज्य का कोई पड़ोसी राज्य है उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर दे, या हाई कोर्ट के जज हैं उसको नियुक्त कर सकता है, या किसी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर है और वो संघ की मंत्री परिषद के अनुसार, सलाह के अनुसार काम करता है। ये हो गया आर्टिकल 160। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 161। और आर्टिकल 161 में दे रखी है समाधान की शक्तियां। समाधान की शक्तियां, और ये कहां है? ये केवल और केवल राज्य सूची के विषयों पर है। राज्य सूची के विषयों पर। ठीक है, एक इसमें आप लोगों ने, हमने पढ़ा था जब राष्ट्रपति पढ़ा था, तो समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को पूर्णतः दोष मुक्त कर सकता है, वो इसके पास में नहीं है। राज्यपाल पूर्णतः दोष मुक्त नहीं कर सकता। पूर्णतः दोष मुक्त नहीं कर सकता। ये चीजें याद रखनी है। बस एक ही चीज याद रखनी है आर्टिकल 161 के अंतर्गत, बाकी सेम चीजें उसको दी गई है। सैन्य बल से रिलेटेड उसको कोई पावर नहीं देगी, ये कोर्ट मार्शल से रिलेटेड। ये याद रखनी है कि समाधान में वो पूर्णतः दोष मुक्त किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल संख्या 162, वो विशेषतः राज्यपाल से रिलेटेड नहीं है, कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल 163 दिया गया है। 163 में क्या लिखा गया है? मंत्री परिषद वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड है वो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 165, जिसमें किसकी नियुक्ति करता है? वो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं जिसको। इसके बाद में आर्टिकल 166 कार्य आवंटन के नियम और सरकार
राज्य की सरकार के काम किसके नाम पे किए जाते हैं? वो किए जाते हैं राज्यपाल के नाम पे। उसके बाद में आर्टिकल 167 जिसमें राज्य विधानमंडल का सदस्य माना गया है उसको, राज्य विधानमंडल का सदस्य है वो। आर्टिकल 168 में वो 1/6 विधान परिषद के क्या करता है? सदस्य मनोनयन करता है, वो सदस्य मनोनीत करता है। इसके अलावा 174, 175 और 176 इसमें क्या है? इसमें विशेष अभिभाषण, संदेश भेजना, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और विधानसभा भंग करना, यह दिया गया है। ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में हम पढ़ने वाले। ये मुख्य मुख्य बातें थी राज्यपाल से रिलेटेड, वो हमने पढ़ ली। इसके बाद में शक्तियों की चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लें कि हमने कहां से कहां तक राज्यपाल को पढ़ा है। उसके बाद में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने शुरुआत की थी राज्यपाल की कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और यह दिया गया है आर्टिकल 153 में। उसके बाद में आर्टिकल 154 पढ़ा था जिसमें यह लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता या परामर्श से करेगा। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि राज्यपाल को हमने आर्टिकल 163 के साथ जोड़ के पढ़ना है 154 को। सब विवेकीय कार्यों को छोड़कर जो बाकी के कार्य हैं उनको मंत्री परिषद जो नेतृत्व करती है, मुख्यमंत्री करता है जिसका नेतृत्व, उसकी परामर्श के अनुसार कार्य करना पड़ता है। सब विवेकीय शक्तियों को छोड़ते तो सब विवेकीय शक्तियों की हमने चर्चा कर ली थी कि एक तो वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के परामर्श हेतु भेज सकता है। कभी भी उसको लगे कि संघ की सरकार का नेतृत्व सही चल रहा है लेकिन उसको राज्य वैसा फॉलो नहीं कर रही, तो उस आधार पे उसमें क्या लगा सकता है? वो राष्ट्रपति शासन का परामर्श कर सकता है। और कुछ एक विधेयक हैं जिनके ऊपर वो शक्ति देने अलग अलग सब विवेकीय शक्तियां हैं, और कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो वहां के राज्यपाल को सब विवेकीय शक्तियां प्राप्त की गई है। लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा नहीं है। संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है वो, जब वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तब। इसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 155 और उसमें था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक वारंट जारी करके की जाती है और वारंट को पढ़ने का काम करता है संबंधित राज्य का मुख्य सचिव। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सरकारी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्यपाल की मुख्यमंत्री की परामर्श के आधार पर हो, यह अनिवार्य करने की बात कही थी। और जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन बैठा था उसने कहा था कि कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति हो। दोनों ही सलाह को नहीं माना गया, लेकिन 2 परंपराएं बनी हुई है। परंपरा नंबर 1 है कि वह संबंधित राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रपति क्या करता है, जिस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करती है, नियुक्ति करना है तो उस राज्यपाल के मुख्यमंत्री से वो परामर्श करता है। ये 2 परंपराएं बनी हुई है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत रहता है। उसको जब वो जी चाहे वो हटा सकता है, यानी प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसी शब्दावली लिखी गई है। आर्टिकल 157 में 2 योग्यताएं दी गई है, भारत का नागरिक और आयु 35 वर्ष। उसके बाद में हमने पढ़ा था पद की शर्तें और कार्यालय की दशाएं दी गई है कि संसद का सदस्य नहीं हो और राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं हो। उसको अगर ऐसा है तो जिस दिन से उसको राज्यपाल बनाया जाएगा उसके साथ ही स्वतः ही उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। उसको बगैर किराए का घर मिलेगा, वेतन मिलेंगे, भत्ते मिलेंगे, और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उसको कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं हो ऐसी शब्दावली राज्यपाल के संदर्भ में प्रयोग नहीं की गई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 159 में वो शपथ लेता है, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है, या वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। शपथ क्या लेता है? संविधान के परिरक्षण की, संरक्षण की और प्रतिरक्षण की, साथ ही साथ जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेता है। 160 में हमने पढ़ा था कि अगर उसका पद खाली है तो ऐसी दशाओं में संबंधित पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। उसी राज्य के हाईकोर्ट के जज या किसी अन्य व्यक्ति को भी प्रशासक नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति।
ये हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 161 में उसकी समाधान की शक्तियां हैं, जिसमें पूर्णतः दोष मुक्त नहीं कर सकता, ये याद रखना है। 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री और उसके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की वर्णन किया गया, उसके परामर्श की बात की गई है। और 164 में वो क्या करता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, 164 में दिया गया है मंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यह है आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 165 में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, जो उसके प्रशांत पर्यंत पद पे रहता है, कार्य आवंटन के नियम बनाता है और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते राज्य के जितने भी कार्य हैं वो उसके नाम पे किए जाते हैं। 167 के अंतर्गत वो राज्य विधानमंडल का सदस्य है और 168 के तहत 1/6 सदस्य का मनोनीत करता है, वो विधान परिषद के सदस्य है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था, ये हमने इतना पढ़ लिया था। अब जो हमारी चर्चा होने वाली है वो होने वाली है राज्यपाल की शक्तियां व कार्य। राज्यपाल की शक्तियां, सबसे पहले उसकी कार्यपालिका शक्तियां, थोड़ी सी शक्तियां हैं राज्यपाल के पास में विशेषतः, वैसे हमने राष्ट्रपति के अंतर्गत उसको पढ़ लिया था। चर्चा करें कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। एक तो हमने आर्टिकल 154 पढ़ा था कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें होगी, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये हमने पढ़ा था। और एक हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 163 ये कहता है सविवेकीय कार्यों को छोड़कर, सविवेकीय कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के परामर्श हेतु, अन्य कार्यों में परामर्श व सलाह हेतु क्या होगी, परामर्श व सहायता, परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है, ठीक है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ये पढ़ा था हमने। और साथ ही साथ ये उसकी कार्यपालिका शक्तियां हो गई, विवेकीय शक्तियां दे रखी है इसमें ही। इसके साथ साथ वो हमने पढ़ा था आर्टिकल 165, जिसमें क्या करता है, राज्य महाधिवक्ता की वो नियुक्ति करता है, राज्य महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति करता है। ये किसके तहत करता है, 165 के तहत। इसके बाद में हमने पढ़ा था 166, वो तो कार्य आवंटन के नियम बनाता है वो। ये यहां पे आर्टिकल लिख लो आप लोग, आर्टिकल संख्या 154, ये आर्टिकल संख्या 163, ये आर्टिकल संख्या 165 और ये आर्टिकल संख्या 166, कार्य आवंटन के नियम। ये आप लोग यहां पढ़ो तो यहां पढ़ लो, लेकिन विशेषतः ये उसकी कार्य आवंटन के नियम, ठीक है। और ये हो गई। और उसके साथ साथ किसकी नियुक्ति करता है वो, एक तो करता है आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की, हटाने का काम करता है इसको राष्ट्रपति, अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, ये काम है उसका। इसके साथ साथ वो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है वो। हटाया उसी प्रकार जाएगा जिस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, इसकी नियुक्ति करता है। और जब किसी हाईकोर्ट के
जज की नियुक्ति की जाती है तो उसमें उसकी सलाह ली जाती है, वो इसमें आती नहीं है, सलाह ली जाती है। ठीक है, इसकी नियुक्ति करता है साथ ही साथ जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति में सहायक होता है, वो नियुक्ति में वो सहायक होता है। इस प्रकार के कार्य नियुक्ति के रूप में वो करने का काम करता है। ठीक है, ये उसकी कार्यपालिका शक्तियां हो गई। कार्यपालिका शक्तियों में इतना ही काम है उसका। उसके बाद में उसके पास में अपने यही चर्चा कर लेते हैं विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में हम अगर चर्चा करें तो आर्टिकल 164 वैसे तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री की वो नियुक्ति करता है। और आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 67 में यह कहा गया है कि राज्यपाल, विधान परिषद, वह विधानमंडल, ये राज्य क्या होंगे, विधानसभा, ये राज्य विधानमंडल के अंग हैं, इनकी है। और 168 में वो क्या करता है, राज्य विधानमंडल के 1/6 सदस्य क्या करता है, वो मनोनीत करता है। जो किसमें हो वहां शब्दावली ये दी गई है, कला, विज्ञान, समाज सेवा, कला साहित्य विज्ञान। विज्ञान, समाज सेवा, एक शब्द और यूज किया गया है, वो है सहकारिता। इसमें राज्यपाल को एक अलग विषय दिया गया है, वो सहकारिता है। 1/6 सदस्य, जैसे राज्यपाल 12 सदस्यों का मनोनयन करता है तो वो 4 शब्द ये दिए गए हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में, जबकि राज्यपाल को एक एक्स्ट्रा शब्द दिया गया है, वो क्या है, सहकारिता। इन विषयों पे अगर कोई विशेषज्ञ है तो उसको मनोनीत कर सकता है, वो 1/6 सदस्य राज्य विधानमंडल में मनोनीत करता है वो। इसके बाद में आर्टिकल 167 हो गया, 168 हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 ये कहता है कि सत्र आहूत करना, आहूत करने का मतलब सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, सत्रावसान करना, वह विधानसभा भंग करना, यह किसका काम है, यह राज्यपाल का काम है, विधानसभा भंग करना। यह राज्यपाल का काम है। 175 ये कहता है संदेश भेजना, संदेश व अभिभाषित करना, यह राज्यपाल कर सकता है किसी भी सदन को, लेकिन राजस्थान में एक ही सदन है। और 176 ये कहता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जो हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था। विशेष अभिभाषण कब होता है, एक तो नए सरकार के, या आप लोग लिख लो नवगठित विधानमंडल के प्रथम सत्र व प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को वो क्या करेगा, अवश्य अभिभाषित करेगा। यह कहा गया है, अवश्य अभिभाषित करेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही सत्र शुरू होता है नई सरकार गठित होने के बाद में। और जब नया सत्र शुरू होता है प्रत्येक वर्ष के अंदर सरकार का, उसमें आर्टिकल 176 में यह लिखा गया है। ये 3 आर्टिकल हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था, आर्टिकल 85, 86 और 87। सेम बात है, सत्र आहूत करना मतलब सत्र बुलाना,
और सत्रावसान का मतलब होता है सत्र समाप्त करना। और आपको भी पता है कि जब किसी दल का सरकार का बहुमत नहीं रहता तो अपने वो विधानसभा भंग कर सकता है, और प्रत्येक 5 वर्ष बाद में वो मुख्यमंत्री की परामर्श पे विधानसभा भंग करता है, ये लिखा गया है। संदेश भेज सकता है कि ऐसे कोई विषय जिसपे मंत्री ने तो सलाह ले ली है या उसने उसके ऊपर ध्यान दे लिया लेकिन मंत्री परिषद ने नहीं ध्यान दिया, तो ऐसे संदेश भेज सकता है। कोई ऐसे विषय है जिसके ऊपर उसने कोई संदेश पूछना है, जैसे मान लो कोई बात है या कोई विषय है जिसके ऊपर संसद के अंतर्गत विधेयक नहीं लाया गया या विधेयक लाया गया और उसके ऊपर चर्चा नहीं की गई, तो उसको संदेश भेजकर उसके ऊपर उसको चर्चा करने के लिए बोल सकता है, अभिभाषण कर सकता है, संबोधित कर सकता है, और विशेष अभिभाषण दे रखा है 176 के अंतर्गत। ये हमने इसकी क्या पढ़ ली, विधायिका पढ़ ली। और इसके साथ साथ आर्टिकल 213 क्या करता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, उसको अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि जब क्या नहीं हो, विश्रांति काल जिसको कहा जाता है, विश्रांति काल, जब संबंधित राज्य की सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसको आभास हो जाए कि कोई संबंधित विषय पे विधि लागू करना जरूरी है, तो उस संदर्भ में वो विधि लागू कर सकता है। और ये विधि किस पे लागू करेगा, वो राज्य सूची या संवर्ती सूची के विषय पे लागू करेगा, राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषय पे। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है भी, इन मामलों में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अब पढ़ते हैं वीटो पावर के बारे में। जो अध्यादेश उसके पास में आते हैं, या अध्यादेश नहीं बल्कि जो उसके पास में आते हैं बिल, आर्टिकल 200, जिस प्रकार राष्ट्रपति के साइन के बगैर कोई कानून नहीं बनता, वो विधेयक पे क्या होते हैं, विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति, यह दी गई है। वो अनुमति दे सकता है, पहली बात तो ये अनुमति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और राष्ट्रपति के परामर्श हेतु भेज सकता है। ये उसको दी गई, अनुमति नहीं भी दे सकता वो। ये विकल्प हैं। और सब विवेक है कि वो किसी भी विधेयक को कितने भी लंबे समय तक रख सकता है, उसके पास में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। धन विधेयक है वो उसकी पूर्व सूचना के नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 201 ये कहता है कि राष्ट्रपति के परामर्श के विषय, इसमें दे रखा है कि कोई कैसा विषय होगा जिसको वो राष्ट्रपति के परामर्श हेतु भेज सकता है। धन विधेयक को भी भेज सकता है। धन विधेयक क्या नहीं होगा, धन विधेयक उसकी पूर्व सिफारिश की या उसकी सूचना के बगैर नहीं रखा जाता। इसमें कोई ज्वाइंट सीटिंग वाला है नहीं कि अगर कोई 2 सदन है तो उसको आप लोग ज्वाइंट मीटिंग बुलाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि बजट को है, वो जो बजट है वो भी राज्यपाल की पूर्व अनुमति से या उसकी सहमति से रखा जाता है। बजट को भी वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकता है। यानी इनमें से कोई विषय नहीं है ऐसा जिसको वो राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए लौटा सके। ये सारे दे रखे हैं उसको। ये राज्यपाल की क्या हो गई, ये राज्यपाल की विधायी शक्तियां हो गई। इतनी राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। उसके बाद में राज्यपाल की अपने चर्चा करते हैं विधायी के बाद में वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां कौन सी है उसकी, वित्तीय शक्तियां में एक तो वो बजट उसकी पूर्व सहमति से रखा जाता है, ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है, दूसरा क्या करता है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या करता है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद में राज्य वित्त आयोग
राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जो रिपोर्ट देता है कि पंचायतों के लिए और बाकी जो चीजें हैं उनके अंदर कि खर्च कहां कहां हुआ है उसके बारे में वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम करता है ये राज्य वित्त आयोग। ये वित्तीय शक्तियां हैं उसके पास में, ठीक है। और नियुक्ति के संदर्भ में हमने पढ़ लिया था कि आरपीएससी के चेयरमैन और उसके बाकी सदस्यों की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर जो वाइस चांसलर है उनकी नियुक्ति करता है। कुलाधिपति तो वो खुद होता है, बाकी की नियुक्ति वो कुलपति की नियुक्ति वो स्वयं करता है। ये उसकी वित्तीय शक्तियां हैं। और अब सविवेकीय शक्तियों के अंदर बात करें तो उसकी सविवेकीय शक्तियां भी दी गई है। कूटनीतिक शक्तियां नहीं है उसके पास में, तो ये शक्तियां और कार्य लगभग कंप्लीट हो गया हमारा। कुछ सविवेकीय शक्तियां दे रखी है उसके पास में, क्या है सविवेकीय शक्तियां। तो इस संदर्भ में कोई विशेष वर्णन नहीं किया गया है। कोई भी ऐसा कार्य जो उसके विवेक के अनुसार सही लगता है उसको तो वो कर सकता है, ठीक है। ये उसकी सविवेकीय शक्तियां हैं। कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं तो उन राज्य को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा कहा गया था, लेकिन उसके बाद में कई राज्यपालों ने इसका मिसयूज भी किया है। लेकिन वर्णन जरूरी है और देना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है राज्य की सरकार क्या कर रही है इसके बारे में किसको पता चलेगा। तो इसलिए संघ की सरकार में उसके प्रतिनिधि के रूप में उसको संघ क्या दे रखी है, राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियां दे रखी है, ताकि समय समय पर दोनों सरकारों के बीच में समन्वय स्थापित रहे। राज्य सरकार और संघ की सरकार दोनों एक साथ मिलजुल कर भारत के अखंडता को बनाए रखे, ऐसा प्रावधान किया गया है। वैसे राज्यपाल को सरोजिनी नायडू ने एक पिंजरे में कैद पक्षी के रूप में बताया भी है, अलग अलग व्याख्या कर रखी है। वहां के लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। आज की क्लास हमारी राज्यपाल से रिलेटेड थी। आपको राज्यपाल से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आप क्वेश्चन में डाल सकते हैं। राज्यपाल का चार्ट आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा कि कौन क्या किस समय राज्यपाल रहा और किसके समय राष्ट्रपति शासन लागू रहा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को शब्बा खैर, धन्यवाद, जय श्री राम।